हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्या कि इसके पहले मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, और साथ ही साथ मैंने ये आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हु और हुम की होती है, और हु और हुम से ही जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस को मैंने आपको एक्सरसाइज के रूप में करवाया था। तो आई होप आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको हु और हुम के बारे में बताया था। वो सारी ट्रिक कैसे बनी है उसके बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो आइए आज हम कुछ और चीजों को जानेंगे, कुछ और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ ढेर सारी एक्सरसाइज करने वाले हम लोग। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं आज के वीडियो की। तो सेंटेंस आपके सामने दिया गया है जिसमें जहां जहां ब्लैंक है, जहां जहां आपका ब्लैंक है उसमें आपको कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन ही भरना है। अब वो चाहे हु हो, चाहे हुम हो, चाहे व्हिच, हुईवर या हुमीवर। कहने का मतलब क्या, कुछ ही आपके जैसे क्या क्या भरना है आपको। इसमें आपको या तो हु भरना है, या तो आपको हुईवर, ठीक, या तो आपको हुम भरना है, या फिर आपको हुमीवर, या आपको व्हिच भरना है। तो इन पांचों रिलेटिव प्रोनाउन में से आपको कुछ ना कुछ इसमें भरना है। तो आखिर क्या भरा जाएगा, आइए उसकी हम बात करते हैं। इसको बताने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, जहां भी रिलेटिव प्रोनाउन भरा जाता है, जैसे मैंने यहां पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है इस ब्लैंक में, तो इसके पहले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ही वाले वर्ड को, ठीक पहले वाले वर्ड को हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा, रिलेटिव नाउन के ठीक पहले वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। तो आपको पहले सेंटेंस में पूछा जाए कि एंटीसीडेंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जी हाँ, थीफ बताएंगे। दूसरे में पूछा जाए तो यहां आपको रिलेटिव प्रोनाउन बनना है, इसके ठीक पहले वाला वर्ड क्या आपका, हिम है, तो ये आपका क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा। तो एंटीसीडेंट आप लोग समझ गए होंगे किसे कहते हैं, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले वर्ड्स को, अर्थात नाउन या प्रोनाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ही हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ तीसरे सेंटेंस में ये आपका ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन, तो ये आपका एंटीसीडेंट नहीं, अर्थात इसमें एंटीसीडेंट है ही नहीं। जब एंटीसीडेंट ना हो तब क्या भरते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। यहाँ देखते हैं एंटीसीडेंट क्या है, बाइसिकल है। बाइसिकल एक प्रकार का नाउन है, जी हाँ नाउन है, इसलिए ये आपका एंटीसीडेंट है। इसमें क्या है आपका एंटीसीडेंट, स्नेक है। तो कल जो दो ट्रिक मैंने आपको बताया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। मैंने आपको पहला ट्रिक ये बताया था, पहला ट्रिक ये बताया था कि अगर एंटीसीडेंट कोई पर्सन हो, क्या हो, कोई पर्सन हो, और ब्लैंक के बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आए। क्या, फिर से समझ लीजिए, एंटीसीडेंट क्या हो, कोई पर्सन हो और ब्लैंक के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आए, तो उसमें हम फिल करते हैं क्या, जी हाँ, क्या फिल करते हैं, हु फिल करते हैं। दूसरा ट्रिक मैंने आपको ये बताया था कि जब एंटीसीडेंट कोई पर्सन हो लेकिन ब्लैंक के बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ना आकर के कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाए, क्या, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाए, तो हम क्या करते हैं, तब हम बीच में भरेंगे क्या, ब्लैंक में हम हुम भरते हैं, हुम फिल करते हैं। आइए आज मैं आपको तीसरी ट्रिक बताता हूं। मान लीजिए एंटीसीडेंट है ही नहीं, क्या, एंटीसीडेंट नहीं है, और आगे ब्लैंक के बाद हेल्पिंग वर्ब या कोई मेन वर्ब है, तब हम क्या भरेंगे, हु भरेंगे या हुम भरेंगे या कुछ और भरेंगे, जी हाँ कुछ और ही भरेंगे। जब एंटीसीडेंट ना हो, अर्थात पर्सन ना दिया गया हो, कोई पर्सन वाला एंटीसीडेंट ना हो, तब उस कंडीशन में हम भरते हैं क्या, हुईवर। क्या भरते हैं, हुईवर। चौथी कंडीशन क्या होती है, चौथा ट्रिक क्या है कि एंटीसीडेंट ना हो और ब्लैंक के बाद कोई डिफरेंट सब्जेक्ट हो, डी फॉर डिफरेंट, एस फॉर सब्जेक्ट, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट हो, तो उस कंडीशन में हम हुम के बजाय हुम इवर का प्रयोग करते हैं। तो ये चार ट्रिक आप लोगों ने समझ ली। आइए हम पांचवी ट्रिक भी समझ लेते हैं। पांचवी ट्रिक क्या है, पांचवी ट्रिक में एंटीसीडेंट कोई थिंग्स हो, क्या हो,
कोई थिंग, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, वो ऑब्जेक्ट नहीं, कर्म वाला, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु वाला, ठीक। कोई थिंग्स हो या फिर कोई एनिमल हो, ठीक। जब आपका एंटीसीडेंट क्या हो, कोई थिंग हो या कोई एनिमल हो, और ब्लैंक के बाद आगे कुछ भी हो, ब्लैंक के बाद आगे कुछ भी हो, तो उस समय हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, व्हिच का यूज करते हैं। तो ये चार चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, क्या कि हु कहाँ लगाते हैं? जब एंटीसीडेंट कोई पर्सन हो और ब्लैंक के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, तो उस समय हम क्या लगाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे। हुईवर कहाँ करते हैं? जब एंटीसीडेंट ना हो, अभी इसको एग्जांपल के माध्यम समझेंगे। एंटीसीडेंट ना हो और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ब्लैंक के बाद दिया गया हो, तो उस ब्लैंक में हम लोग क्या फिल करेंगे? हुईवर। आगे होम कहां प्रयोग करते हैं? जब पर्सन दिया गया हो, एंटीसीडेंट के रूप में कोई पर्सन हो और उसके बाद आगे कोई डिफरेंट सब्जेक्ट हो, तो इस डिफरेंट सब्जेक्ट का पहले वाले से कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल में आपको सारा कुछ क्लियर करूंगा। तो उस समय हम क्या भरेंगे? होम का यूज करेंगे। हुमीवर, जब एंटीसीडेंट ना हो, डिफरेंट सब्जेक्ट दिया गया हो, तो हुमीवर। पांचवा और सबसे खास क्या कि जब एंटीसीडेंट के रूप में कोई थिंग्स हो, अर्थात कोई वस्तु हो या कोई एनिमल हो, तो उस समय हम क्या भरते हैं? व्हिच का प्रयोग करते हैं, व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए और आप लोग इसको करने का भी प्रयास कीजिए। लौटते हैं थोड़ी देर में, तब तक आप लोग इसको कॉपी कीजिए। टेक योर टाइम प्लीज। चलिए, तो कॉपी हो गई होगी। अब आइए हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल को, इन पांचों के लिए मैंने एक एक सेंटेंस इसमें लिखा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। चलिए पहले सेंटेंस से मिलते हैं। दिया गया द थीफ ब्लैंक स्टोल द वॉच वाज पनिश्ड। तो यहां हम ध्यान देंगे कि एंटीसीडेंट हमारा क्या है? एंटीसीडेंट हमारा एक पर्सन है। एंटीसीडेंट क्या हमारा? एक पर्सन है। तो यहां मैं लिखना चाहूंगा थीफ, थीफ यानी कोई पर्सन ही होगा। अब उसके बाद इसके बाद क्या है आपका? इसके बाद जो स्टोल है वो आपका मेन वर्ब है। स्टोल आपका क्या है? मेन वर्ब है। अच्छा, अगले सेंटेंस में भी हम जाते हैं तो इसमें भी क्या? हेल्पिंग वर्ब है। तो कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कुछ भी हो, तो पहले ट्रिक के अनुसार पर्सन ब्लैंक मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो हम भरते क्या है? हु। तो इसमें हम लोग क्या फिल कर देंगे? जी हाँ, आप समझ गए होंगे क्या फिल करेंगे? हम हु फिल करेंगे। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया? द थीफ हु स्टोल द वॉच वाज पनिश्ड। सेकंड सेंटेंस से हम लोग मिलते हैं। सेकंड सेंटेंस में क्या है? सेकंड सेंटेंस थोड़ा सा खतरनाक है, इसको समझने की कोशिश आप कीजिएगा। सेकंड सेंटेंस में जहां हमें फिल करना, उसके पहले कोई पर्सन है एंटीसीडेंट के रूप में। जी हाँ, एक पर्सन है। अब इसके बाद आगे हम समझेंगे क्या? यू थिंक। यू आपका क्या? एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। जी हाँ, डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन इसके आगे क्या है? इसके आगे एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें तो हम कंफ्यूज हो गए। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सब्जेक्ट ही केवल हो तब तो हम होम भर देते हैं, लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ और भी अगर आ जाता है तब क्या फिल करेंगे? तो इसमें थोड़ी सी सोचने की बात है। देखिए, यहां हम देख पा रहे हैं यू अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। थिंक अपने आप में क्या है? वर्ब है। तो ये पूरा मिलाकर के एक अलग सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, एक अलग सेंटेंस हुआ। एक अलग सेंटेंस हुआ। तो इस टाइप का सेंटेंस आपको भ्रमित करने के लिए एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, इसका एक सही तरीका क्या होता है उसको भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक सेंटेंस और लिखना चाहूंगा। जैसे मैं कहूं कि आई मेट सीता, आई मेट सीता बी फाउंड इन पिक पॉकेट। ये सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। इसमें कह रहा है कि आई मेट सीता। यहां पे सीता क्या? एक पर्सन है। जी हाँ, एक पर्सन है। ठीक, तो ये आपकी क्या है? एक पर्सन है।
और उसके बाद जो वी है वो आपका डिफरेंट सब्जेक्ट है, अर्थात बी का पहले सेंटेंस, अर्थात पहला सेंटेंस क्या है इसमें, आई मेट सीता, वी का पहले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका डिफरेंट सब्जेक्ट हुआ। क्या आगे कोई और चीजें सेंटेंस जुड़ी हुई है? जी नहीं जुड़ी है। तब इस कंडीशन में तो हम होम का यूज करेंगे। इस कंडीशन में किसका यूज करेंगे हम? होम का। क्यों? क्योंकि हमारा दूसरा नियम फॉलो हो रहा है, क्या? पर्सन ब्लैंक डिफरेंट सब्जेक्ट। तो पर्सन ब्लैंक डिफरेंट सब्जेक्ट, आगे क्या कुछ है? जी नहीं है, तो यहां पे हम क्या भर देंगे? होम। अब डाउट्स क्या क्लियर होने वाली है इस चीज को देखिए, आपने ये समझ लिया होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में हम ये देखते हैं कि इसमें आपका डिफरेंट सब्जेक्ट भी है और साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी आगे आ गया। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो समझो कुछ तो लोचा है भाई, क्योंकि जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा मेन वर्ब के कहां आता है? पहले आता है। लेकिन इसमें क्या बात ही कुछ उल्टी हो गई। बात क्या उल्टी हुई कि इसमें पहले मेन वर्ब आ गया, फिर उसके बाद क्या आ रहा है भाई? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। जी हाँ, सेंटेंस को देख करके ऐसे आपको भी कुछ ना कुछ होगा, मुझे तो हो रहा है। तो यहां पे देखिए, यू थिंक, ये अपने आप में एक अलग सेंटेंस है। अब ये जुड़ किससे रहा है? इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो यहां आप समझिएगा, जब यू थिंक या यू फील या यू बिलीव इस टाइप का कोई सेंटेंस आए जो कि अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा हो, उसके बाद कोई चीज दिया गया हो, तो उस सेंटेंस में हम देखेंगे कि मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है कि डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से हमने देखा क्या, अगले सेंटेंस में, इसको छोड़ करके अगले सेंटेंस में हमने देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पे आपका इससे नहीं बन रहा, आप ये देखकर मत लगाइएगा कि पर्सन ब्लैंक डिफरेंट सब्जेक्ट। आप ये मत देखिए, इस सेंटेंस को आप छोड़ दीजिए, आप अगले वाले सेंटेंस में देखिए, जब ये कंडीशन बने कि डिफरेंट सब्जेक्ट भी आए और हेल्पिंग वर्ब भी आए, तो आप हेल्पिंग वर्ब को आप लीजिए। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पे आ रहा है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब और पर्सन के बीच में क्या भर जाता है? हु। कुछ बच्चे इसको क्या भर के चले आते हैं? हुम भर के चले आते हैं। क्या देख करके? ये देख करके कि पर्सन है और तुरंत क्या है? डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन थोड़ा सा अंतर समझिए, इसमें होम भरा गया, क्यों? क्योंकि यहां डिफरेंट सब्जेक्ट ही केवल था और कोई चीजें आगे नहीं थी। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट तो है, लेकिन साथ साथ क्या एक और सेंटेंस है जो कि किससे स्टार्ट हो रहा है? इज से स्टार्ट हो रहा है, जो कि इज क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो कोई सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं होता है, कोई भी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं होता है। तो इस वाले सेंटेंस को, कौन सा सेंटेंस जो आपका दिया गया है, इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, इस वाले सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ पे हुम लगा देते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास तो अपना खुद का सब्जेक्ट है, लेकिन इसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटेंस ये एरर हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ हुआ। और हुम क्या है? अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हुम ना जोड़ करके हम क्या जोड़ेंगे? हु जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे पर्सन और बीच का ब्लैंक क्या होगा? हु। जब पर्सन और हेल्पिंग वर्ब हो तो बीच का ब्लैंक क्या होगा? हु होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्यों? आइए दोनों सेंटेंस में आपको फिर से मैं एक बात थोड़ी सी बता देता हूं कि दोनों में डिफरेंट क्या है। दोनों में डिफरेंट यही है कि इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के अतिरिक्त अन्य कोई सेंटेंस नहीं दिया गया है जिसमें कुछ और चीजें स्टार्टिंग हो। लेकिन इसमें देखिए, इसमें तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट दिया गया है, लेकिन साथ साथ में क्या अगला सेंटेंस इसी के साथ जोड़ा है, एक और सेंटेंस को यहां जोड़ा गया है जो कि किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कंडीशन जब बने तो हम तीसरे वाले सेंटेंस को देखिए, ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, ये तीसरा सेंटेंस, तो तीसरे वाले सेंटेंस के आगे वाले वर्ड्स को देखेंगे कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट है या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो यहां ये क्या है? यहां पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब और पर्सन के बीच में हम क्या फिल करते हैं? हु फिल करते हैं। तो यहां हम क्या फिल करेंगे? हु। यहां पे हमने हुम क्यों किया? क्योंकि सीता पर्सन है, बी आपका डिफरेंट सब्जेक्ट और कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए सीता और वी के बीच में हमने क्या फिल कर दिया? हु। क्योंकि रूल कहता है कि पर्सन और डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में क्या फिल करना चाहिए? हुम। आई होप आप लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए अब आगे हम समझ लेते हैं अगला सेंटेंस जो आपका है। अगला सेंटेंस है कि रॉबर्स किल्ड। किल्ड अपने आप में क्या है? एक प्रकार का वर्ब है। तो कहने का मतलब क्या? इसमें वर्ब है, आगे जिसकी खोज थी हमें, किसकी खोज थी भाई?
एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट यहां पर नहीं है, एंटीसीडेंट यहां पर नहीं है। अर्थात रॉबर्स, अब आप मुझे ये बताएंगे कि रॉबर्स किसको मारेगा? रॉबर्स कोई ना कोई पर्सन को मारेगा। तो कहने का मतलब यहां पे जो हमारा एंटीसीडेंट के रूप में जो पर्सन होना चाहिए वो यहां पर नहीं है। याद रखिएगा, यहां पे जब एंटीसीडेंट ना हो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में एंटीसीडेंट ना हो और ब्लैंक के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो तो हुईवर का प्रयोग हम करते हैं। तो यहां एंटीसीडेंट नहीं है और आगे किसका प्रयोग किया गया है? जी हां, आगे प्रयोग किया गया है मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम तीसरे रूल के अकॉर्डिंग यहां क्या फिल करेंगे? हुईवर। क्या लिखेंगे हम यहां पर? हुईवर फिल करेंगे। आपको बात ये समझ में आ गई, जब एंटीसीडेंट ना हो और आगे क्या दिया गया हो, ब्लैंक के बाद आगे कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया गया हो तो हुईवर, और जब एंटीसीडेंट ना हो, ब्लैंक के आगे कोई डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो क्या भरेंगे हम? तब हुमीवर भरेंगे। तो आइए आप लोग को हुईवर और हुमीवर के बारे में समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्या, कुल मिलाकर के इजिली यही समझिए आप कि जहां पे हम होम भरते थे वहीं हुमीवर हो जाएगा। कब? जब ये पर्सन ना दिया गया हो तो। और दूसरा क्या, जहां पे हम लोग हु भरते थे वहीं हुईवर हो जाएगा। कब? जब एंटीसीडेंट ना दिया गया हो। एंटीसीडेंट दिया गया होगा तो हु, नहीं दिया गया होगा तो हुमीवर। एंटीसीडेंट दिया गया होगा सेकंड रूल के अनुसार तो हुम, नहीं दिया गया तो हुमीवर। सिंपल सी बात है। अब आइए चौथे सेंटेंस की ओर हम बढ़ते हैं। दिस इज द बाइसिकल ब्लैंक आई बॉट लास्ट ईयर। तो यहां पे जो बाइसिकल है ये क्या है? कोई पर्सन है या कोई थिंग्स है या कोई एनिमल है? जी हाँ, बहुत सही समझें कि ये क्या है? आपका थिंग है। और थिंग के बाद कोई थिंग आ जाए या कोई एनिमल आ जाए तो उसके जस्ट बाद हम क्या भरते हैं? व्हिच का प्रयोग करते हैं। तो यहां क्या होगा? यहां आपका हो जाएगा क्या? व्हिच। बहुत ही सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है कि जब भी कोई थिंग आए, जब भी कोई थिंग आए तो उसके आगे हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे? व्हिच का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां क्या फिल कर दिया? व्हिच फिल कर दिया। द स्नैक ब्लैंक विथ यू हैज बीन किल्ड। द स्नैक, स्नैक क्या कोई आपका पर्सन है? जी नहीं, स्नैक कोई पर्सन नहीं है। तो ये क्या कोई थिंग है? ये थिंग भी नहीं है। तो क्या है भाई? तब तो ये क्या है? आपका एनिमल है। तो जब ये एनिमल है तो एनिमल के बाद भी हम क्या यूज करते हैं? जी हाँ, सही देख रहे हैं आप लोग, एनिमल के बाद हम क्या यूज करते हैं? व्हिच का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां क्या रहेगा? व्हिच। द स्नैक व्हिच विथ यू हैज बीन किल्ड। तो आई हो आप लोग को ये पांचों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि पर्सन हेल्पिंग वर्ब के बीच में हु, जब एंटीसीडेंट ना हो और हेल्पिंग वर्ब दिया गया तो हुईवर, पर्सन डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में हुम, और पर्सन एंटीसीडेंट ना दिया गया और डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो हुमीवर, और थिंग्स या एनिमल्स के बाद क्या, कुछ सोचना नहीं है, क्या लगा देना है? व्हिच का प्रयोग करना। आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर होगा। ध्यान आपको इस टाइप के सेंटेंस में देना जिसमें कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन कुछ नहीं होगी, बस आप ये देखिएगा कि क्या सेंटेंस में एक ही, क्या दो ही सेंटेंस है कि दो से अधिक हैं। जब दो से अधिक हो तभी आपको इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो से अधिक थे। कॉल हिम पहला सेंटेंस, यू थिंक दूसरा सेंटेंस, इज लेवल फॉर द पोस्ट तीसरा सेंटेंस। तो इसमें देखिए तीसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसको फिल करेंगे। तो आई आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी हाँ, जरूर समझ में आएगा। तो आप लोग इसको फिल करना चाहें तो आप लोग मिलाइए अपने आंसर को, कॉपी कीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। आइए देखिए कुछ और एक्सरसाइज है। मैंने बताया था आपको कि ढेर सारी एक्सरसाइज आज मैं करवाऊंगा, तो देखिए कुछ और एक्सरसाइज है। आप लोग इसको करना चाहें पहले से ही ट्रिक मैंने लिख दिया है, पांचों ट्रिक, और इन्हीं पांचों ट्रिक पर ही आधारित ये एक्सरसाइज है। तो आप लोग करना चाहें तो इसको कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करने का प्रयास कीजिए। टेक योर टाइम प्लीज। चलिए आइए अब अपने अपने आंसर मिलाइए। आप लोगों ने कर लिया होगा तो देखते हैं। पहला सेंटेंस, छठा सेंटेंस, यानी कि लिख रहे हैं कि आई हैव लॉस्ट द वॉच यू गेव मी। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो हमारा एंटीसीडेंट है वो है क्या? कोई पर्सन है, कोई थिंग है, कोई एनिमल है, या है ही नहीं। देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट है और वो क्या है? एक थिंग है। ये क्या है? एक थिंग है। तो मैंने बताया था क्या लास्ट ट्रिक में कि अगर थिंग होगा तो वहां पे कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे?
रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे? जी हाँ, व्हिच का प्रयोग करेंगे। तो यहां हमको कुछ बिना सोचे समझे क्या लिख देना है? व्हिच। तो हो क्या गया? आई हैव लॉस्ट द वॉच व्हिच यू गेव मी। तो आई होप लोग इसको समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, दिस इज द वेगर, दिस इज द वेगर ब्लैंक वी सॉ एस्टरडे। देखिए यहाँ पे जो वेगर है, कौन? जो यहाँ पे बेगर है वो आपका पर्सन है, थिंग्स है या एनिमल है? जी आप सही कहे, क्या है ये? पर्सन है। अच्छा चलिए, ब्लैंक के बाद क्या है? वी है। वी क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या डिफरेंट सब्जेक्ट? जी हाँ, ये क्या है आपका? डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट और पर्सन के बीच में, पर्सन और डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में क्या फिल करते हैं? होम फिल करते हैं। तो हम यहाँ क्या फिल कर देंगे? होम फिल कर देंगे। तो ये ट्रिक आपको अगर याद हो जाती है तो आपके लिए वेरी वेल रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ही इज अ रास्कल। रास्कल कौन होगा? कोई एक व्यक्ति ही होगा, अर्थात ये क्या है? पर्सन है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। जो नो वन है वो कोई हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है कि डिफरेंट सब्जेक्ट? जी हाँ, आपने बहुत सही कहा, क्या है ये? डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो क्या भरेंगे? पर्सन डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में हुम। तो यहां क्या फिल कर देंगे? हुम फिल कर देंगे। आगे देखते हैं, ही ब्लैंक डज हिज बेस्ट शुड बी अवॉर्डेड। तो यहां आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि यहां पर आपका है क्या? ही है, और ही क्या है? एक पर्सन है। यहां पे डज, डज आपका क्या है? मेन वर्ब है, ठीक। और यहां पे शुड आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो और आगे पर्सन दिया गया हो तो क्या भरते हैं? हु भर देंगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम वहां होती है जब डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ साथ क्या आ जाता है? कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तब दिक्कत होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, दोनों ही चीजों से हम ट्राई करेंगे, दोनों ही चीजों में क्या लिखा जाएगा? हो ही लिखा जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, दिस इज ब्लैंक फेल इन लव। यहां देखिए, दिस इज के बाद इज क्या आपका? हेल्पिंग वर्ब, अर्थात यहां पे एंटीसीडेंट क्या नहीं है? एंटीसीडेंट नहीं है। एंटीसीडेंट ना नहीं है तो आगे देखते हैं क्या दिया गया? फेल। फेल आपका क्या है? आपका मेन वर्ब है। जब एंटीसीडेंट ना हो, देखिए तीसरा रूल, जब एंटीसीडेंट ना हो और आगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया गया हो तो क्या फिल करते हैं? बहुत सही समझ गए, बहुत अच्छे आप लोग देवता हो एकदम भाई। क्या हो भर जाएगा? हो इवर। तो क्या भर देंगे यहाँ पे? हो इवर। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, आई नो द कैंडिडेट ब्लैंक आई एम गोइंग टू सपोर्ट इन द इलेक्शन। तो आई नो द कैंडिडेट, कैंडिडेट क्या है? कैंडिडेट आपका पर्सन है। कैंडिडेट क्या है? आपका पर्सन है, और इस पर्सन का ताल्लुकात इससे नहीं है, अर्थात इस कैंडिडेट को हम आई तो कह नहीं सकते, अर्थात ये क्या हुआ आपका? डिफरेंट सब्जेक्ट हुआ। तो पर्सन डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे क्या भरा जाता है? जी बताइए, जरूर बताइए, क्या भरा जाएगा? जी हाँ, क्या भरा जाएगा? होम भरा जाएगा। बहुत अच्छे हो भाई, आप लोग बहुत अच्छे समझ जाते हो। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? होम, अर्थात पर्सन और डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में क्या भरा जाता है? होम। तो आप लोग इसको मिलाइए, नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं और अगली एक्सरसाइज की ओर। टेक योर टाइम प्लीज। आइए अब और कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज लिखी है, इसमें भी आपको हु, हुम, हुएवर या हुईवर या हुईच में से कोई एक रिलेटिव प्रोनाउन को चूज करना है। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, दिस इज द बॉक्स। बॉक्स को देख करके आपको कुछ हो रहा है? जी हाँ, कुछ हो रहा होगा। बॉक्स क्या है आपका भाई? कोई पर्सन है, कोई थिंग है, कोई एनिमल है? जी हाँ, ये क्या है आपका? थिंग है। तो यहां पर ये थिंग है, तो इसलिए थिंग के बाद क्या यूज करते हैं? व्हिच। तो यहां क्या हम फिल करेंगे? जी हाँ, बहुत सही आपने कहा, क्या फिल करेंगे? व्हिच। अगला सेंटेंस देखेंगे, बिकॉज सा द मैन। मैन कौन है भाई? मैन एक प्रकार का पर्सन है, मैन पर्सन है ये भाई, पर्सन। अब आगे हम चयन करेंगे क्या है आगे आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब पर्सन के बीच में क्या यूज करते हैं? हु यूज करता है। तो यहां पे क्या फिल कर देंगे? हो। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं इसको चयन करने में कि क्या इसमें भरा जाएगा, इसलिए मैंने आपके लिए ट्रिक तैयार करके रखी है। ये आपके लिए कभी फ्लॉप नहीं होगी। बस आपको
इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इज दिस द रोड, रोड क्या है, कोई पर्सन नहीं है, कोई थिंग्स ही होगा, तो इसलिए इसके आगे क्या फिल किया जाएगा, व्हिच लीड्स टू द स्टेशन। 15 नंबर सेंटेंस देखते हैं। करण हैज बीटन हिम, हिम क्या है आपका, जी हाँ हिम आप कहेंगे क्या है, हिम आपका कोई ना कोई पर्सन है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या दिया गया है, आगे दिया गया है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब और पर्सन के बीच में हम क्या फिल करते हैं, हु फिल करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में इसके, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, एक एक ट्रिक को नोट करते चलिएगा। आगे देखते हैं दीज आर द नाइट्स, आगे लिख रहे हैं क्या, ब्लैंक और आर दे रहे हैं। देखिए नाइट्स क्या आपका थिंग्स है, इसलिए इसमें क्या फिल किया जाएगा, जी हाँ इसमें क्या फिल किया जाएगा, व्हिच। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मुझसे पहले कर पा रहे होंगे। आइए अगला देखते हैं, आप लोग देखते हैं इसको बता देंगे। हियर इज द बुक, तो द बुक क्या है आपका, थिंग है, और इसलिए इसके आगे क्या भर जाएगा, व्हिच, क्योंकि थिंग के आगे हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, व्हिच का प्रयोग हम करते हैं। अच्छा एक चीज आप लोग ये देख पा रहे होंगे, दिस इज द बॉक्स बिकॉज द मैन, इज दिस द रोड। ठीक, यहां पे कोई ऐसा चीज नहीं है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो यहां देखेंगे दीज आर द नाइट्स, हियर इज द बुक्स। अर्थात मैक्सिमम सेंटेंस में इन सारे चीजों के पहले क्या यूज किया गया है, द। आखिर क्यों, क्या है इसका कारण, इसको जानने के लिए आइए बने रहिए मेरे साथ, बताता हूं आपको क्या। देखिए जैसे आपसे मैं पेन मांगू कि पेन दे दो, तो आप कोई भी पेन दे दोगे, अर्थात वो पेन कोई भी हो सकती है, आप कोई भी पेन मुझे दे दोगे। लेकिन मैं कहूं मुझे वह पेन दो जिसे मैंने तुम्हें दिया था, अर्थात मुझे वह पेन दो जिसे मैंने तुम्हें दिया था, तो आप उस पेन को लेकर आओगे। वो क्या होगी, एक पार्टिकुलर पेन होगी, एक कोई खास पेन होगी। अर्थात कहने का मतलब ये खास कब बनी, जब मैंने उसके आगे उसकी इंफॉर्मेशन कुछ जोड़ी। जैसे मैं कहूं कि मुझे बुक दो, तो आप कोई भी बुक दे सकते हो, लेकिन मैं ये कहूं मुझे वह बुक चाहिए जो मैंने तुम्हें दिया था, तो इसमें क्या बुक कोई एक विशेष बुक की बात हुई कि नहीं हुई, जी हाँ हुई। तो कहने का मतलब जब हम डायरेक्टली कोई चीज कहते हैं विदाउट इंफॉर्मेशन, तो उसका सेंस कैसा रहता है, तो उसका सेंस रहता है क्या, एक जनरल सेंस रहता है, और जनरल सेंस होने पर उसके आगे हम ए या एन का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कोई चीज कि मुझे वह बुक चाहिए जिसे मैंने तुम्हें कल दिया था, अर्थात मुझे उस बुक की आवश्यकता है जो मैंने कल तुम्हें दिया था, तो इसमें क्या कौन से बुक की बात हो रही, क्या कोई भी बुक की बात हो रही, जी नहीं, वो उस बुक की बात हो रही है कि जिसे मैंने तुम्हें कल दिया था। तो कहने का मतलब क्या, वो बुक पार्टिकुलर हो गई कि नहीं, जी हाँ हो गई। और आप लोगों ने आर्टिकल के अंतर्गत ये जरूर पढ़ा होगा कि किसी पार्टिकुलर चीज के आगे ही हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो इसलिए जब इसका सेंस कैसा रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा, क्या रहेगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, तो स्पेसिफिक सेंस में हम आगे क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। तो ये जो सेंटेंस था, दिस इज द बॉक्स व्हिच आई गेव यू, यहां पे अगला सेंटेंस क्या था, व्हिच आई गेव यू, अर्थात यह वही बॉक्स है जिसे मैंने तुम्हें दिया था। ठीक, जिसको मैंने तुम्हें दिया था। तो कहने का मतलब ये क्या नॉर्मल कोई बॉक्स है, कोई जनरल बॉक्स है, जी नहीं। इसको किस तरह से यूज किया गया, एक स्पेसिफिक सेंस में यूज किया गया, इसलिए इसके आगे क्या लगा, दा लगा। तो ये करेक्शन करने के लिए भी पेपर में आ जाता है। जैसे लिख देंगे दिस इज ए बॉक्स, तो ए नहीं रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, दा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जब भी कोई हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसके आगे उस नाउन के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आगे दी जाती है। तो जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाए वो क्या बन जाएगा, वो किस सेंस में आ जाएगा, स्पेसिफिक सेंस में आ जाएगा, इसलिए उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आगे क्या लगेगा, द लगेगा, ना कि ए या एन लगाएंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसी तरह से बिकॉज द मैन, अर्थात ये कोई खास व्यक्ति की बात हो, इसलिए यहां पे आगे क्या लग गया, द। आगे देखिए, दीज आर द नाइफ्स, अर्थात ये क्या है, नाइफ, नाइफ का मतलब क्या, चाकू। ये वही नाइफ्स हैं जो कि आर मेड ऑफ स्टील, जो कि स्टील की बनी, अर्थात हर एक नाइफ्स की बात नहीं हो रही है, ये उस नाइफ्स की बात हो रही है, उस चाकू की बात हो रही है जो किससे बना हुआ है, स्टील का बना हुआ। तो कहने का मतलब क्या, ये किस सेंस में आया, स्पेसिफिक सेंस में आया, अर्थात कोई पार्टिकुलर है, ये पार्टिकुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगा,
द लगा। तो आपसे कोई पूछे इस तरह से द क्यों लगता है तो आप लोग बता सके, इसलिए मैंने आपके ये डाउट भी क्लियर कर दी कि जब किसी चीज के बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो जनरल सेंस में ना होकर के कैसा कौन सा सेंस हो जाता है उसका स्पेसिफिक सेंस, अर्थात कोई खास सेंस हो जाता है, और किसी खास के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, द, इसलिए आगे क्या लगाया गया, द लगाया गया। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। टेक योर टाइम प्लीज। आइए कुछ और सेंटेंस है, मैंने बताया था आपको ढेर सारी एक्सरसाइज याद होने वाली है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले। देखिए अगर आप इस चीज का अभ्यास करते हैं अर्थात एक्सरसाइज करते हैं तो वो चीजें आपकी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। कॉन्सेप्ट रटने से आपको शायद कुछ दिक्कत भी हो, कुछ आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़े, लेकिन अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपकी डाउट होगी वो हमेशा के लिए दूर होगी। इसलिए एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब यहां पे देखिए अगला सेंटेंस कह रहा है कि एवरीवन स्कोल्डेड हिम ब्लैंक दे फाउंड वाज अ रास्कल। अब यहां पे हम देखेंगे हिम क्या है आपका, जी हाँ हिम आपका क्या है, पर्सन है, दे आपका डिफरेंट सब्जेक्ट है। क्या इसके आगे भी कोई सेंटेंस है, जी हाँ तीसरा सेंटेंस क्या है, वाज, जो कि क्या है हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने अभी कुछ ही देर पहले कुछ लम्हों पहले मैंने आपको बताया था क्या कि अगर पर्सन यानी कि तीन सेंटेंस हो, क्या तीन सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे तीन सेंटेंस बन रहा है, एवरीवन स्कोल्डेड हिम, दे फाउंड और वाज अ रास्कल, तीन सेंटेंस बन रहा है। इसमें पहले वाले सेंटेंस के पास अपना सब्जेक्ट है, दूसरे वाले के साथ भी अपना सब्जेक्ट है, लेकिन तीसरे वाले के पास अपना सब्जेक्ट नहीं है। एक दूसरी चीज कि पर्सन और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम क्या यूज करते हैं, हु यूज करते हैं, और ये हु किसको रिलेट कर रहा है, राम हिम को रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। मैंने आपको बताया था क्या कि आपको ध्यान देना है कि जब तीन सेंटेंस आ जाए तो उस समय अगर सेकंड सेंटेंस में अपना हेल्पिंग वर्ब या अपना वर्ब या अपना सब्जेक्ट है, सारे चीजें हैं और वो एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो अगले वाले सेंटेंस के अनुसार हम हु या हुम का यूज करेंगे। तो अगला सेंटेंस क्या था आपका, वाज अ रास्कल, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो गया, हु हो गया। आगे देखते हैं 19 नंबर, These are the books I have read, क्या भरा जाएगा, जी हाँ क्या भरा जाएगा, which क्यों भरा जाएगा ये भी आप बता दीजिए। जी हाँ बहुत सही आप बताएं, मैं आपके बातों को अपने दिलो दिमाग से सुन रहा हूं जी। तो यहां देखिए द बुक्स क्या आपकी थिंग है, थिंग के बाद क्या होता है, which होता है। अगला सेंटेंस कुछ तो है, इसमें कुछ तो है जो कि यहां पे लिखा गया, देखते हैं ये क्या कुछ है इसमें। सुरेश हैज थैंक्ड, उसके बाद क्या, ब्लैंक हैज हेल्प यू। आइए यहां ध्यान देते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, इंसिडेंट गायब है। मैंने कहा था कुछ तो है इसमें गड़बड़ी, इसमें क्या नहीं है जी, इंसिडेंट नहीं है, इंसिडेंट नहीं है, छोड़िए बात। आगे देखते हैं, इंसिडेंट नहीं है, ब्लैंक के बाद क्या दिया गया, हेल्पिंग वर्ब। आ जाइए तीसरे पर, मैंने बताया क्या था कि इंसिडेंट ना हो और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया गया हो ब्लैंक के बाद, तो क्या भरेंगे, हुईवर भरेंगे। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, जी हाँ क्या हो जाएगा, हुईवर। तो आई आपको इसको ये समझ गए होंगे, इंसिडेंट होना बहुत जरूरी है, इंसिडेंट होगा तभी आपका हु या होम रहेगा, इंसिडेंट नहीं है तो आपका हुईवर या होमईवर हो सकता है। आगे देखते हैं 21 नंबर, बी मेट अ चाइल्ड ब्लैंक हैज लॉस्ट हिज वे। तो यहां पे आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि चाइल्ड क्या है, चाइल्ड एक प्रकार का पर्सन है, ठीक पर्सन है, और हैड क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। तो पर्सन और हेल्पिंग वर्ब के बीच में भरा जाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, बहुत सही बताया आप लोगों ने, क्या होता है, हु होता है, इसलिए यहां पे क्या भरेंगे हम लोग, हु भरेंगे। आगे बढ़ते हैं, द फ्लावर्स ग्रो इन आवर गार्डन्स आर नॉट फॉर सेल। यहां पे हम ये ध्यान देंगे कि फ्लावर ग्रो इन आवर गार्डन, ये आपका एक सेंटेंस, ये आपका एक सेंटेंस, यानी कि दो सेंटेंस हो गया। तीसरा क्या है, आर नॉट फॉर सेल। तो यहां हम ध्यान दे रहे हैं कि फ्लावर क्या है, ये आपकी थिंग्स है, तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है। जब थिंग आ जाए तो थिंग के आगे हमेशा क्या लगाना चाहिए, व्हिच लगाना चाहिए। तो यहां हम क्या फिल कर देंगे, जी हां क्या फिल करेंगे, व्हिच। लास्ट सेंटेंस देखता हूं, ये आपका नोट बुक है, ठीक। Where is the notebook? नोटबुक क्या है आपका, जी हाँ पर्सन है, तो क्या है, पर्सन है, ये आप कहोगे, जी नहीं पर्सन नहीं, ये क्या आपका, ये आपका थिंग्स है, और थिंग्स के बाद क्या लगता है, थिंग्स के बाद आपका लगता है क्या,
which I gave you। तो where is the notebook, नोटबुक आपका थिंग्स था, इसलिए इसके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, which होगा। आगे क्या सेंटेंस है, I gave you। तो आई आपको ये भी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब आइए, तब तक आप इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ और सेंटेंस के साथ। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, मेरे इस वीडियो के साथ। आइए कुछ और एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। देखिए जैसे दिया गया क्या, अर्जुन डिस्ट्रस्टेड द स्ट्रेंजर ब्लैंक भीम रिजेक्टेड। आइए आप लोग कुछ सोचिए इसमें क्या कुछ आप कर सकते हैं। पहले आप लोग खुद से ही प्रयास कीजिए कि आप क्या भर सकते हैं। मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा भी। अर्जुन डिस्ट्रस्टेड द स्ट्रेंजर ब्लैंक भीम रिजेक्टेड। क्या होगा, आप लोगों ने अपने आंसर चूज कर लिए होंगे। अब आइए अपने अपने आंसर आप लोग मिलाइए। देखिए जो स्ट्रेंजर है वो क्या है, एक पर्सन ही होगा। जी हाँ, सही कहा आपने, इस पर्सन होगा ये। अब उसके बाद देखिए भीम क्या है, भीम एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कि नहीं है? जी हाँ, क्यों? क्योंकि भीम का पहले सेंटेंस से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो पर्सन और डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में यूज किया जाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, हुम होगा। कितने लोगों ने भरा है, हाथ उठाइए, मैं आप सबको देख पा रहा हूं भाई, हाथ उठाइए कितने लोगों ने भरा है। जी हाँ, बहुत अच्छे। क्या भरा जाएगा इसमें, हुम। अगला देखते हैं, द डॉग विथ द बर्गलर ब्लैंक हैड ब्रोकन इनटू द हाउस। आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। जी हाँ, सोचिए आप लोग, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, सोच लिया आप लोगों ने। चलिए अपने अपने आंसर मिलाइए। बर्गलर क्या है, एक कोई ना कोई पर्सन होगा, और यहां पे हैड क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। तो पर्सन और हेल्पिंग वर्ब के बीच में भरा जाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, हु होगा। जी हाँ, मैं ऐसा करता हूं, बहुत सारे लोगों का सही होगा। आइए अब देखते हैं 26 नंबर, दे सा द डॉग ब्लैंक वरीड द कैट। सोचिए आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाइए, और ज्यादा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी हाँ, सोच लिया आप लोगों ने। चलिए अब आइए हम आंसर मिलाते हैं। डॉग क्या है आपका, एनिमल है, और एनिमल के बाद भरा जाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा आप लोगों ने। क्या होगा, व्हिच होगा। चलिए आगे देखते हैं। ही हैज सीन द बर्ड, ही हैज सीन द बर्ड ब्लैंक यू डिस्क्राइब। यहां देखिए वर्ड क्या है, क्या कोई पर्सन है, थिंग है, एनिमल है, क्या है कुछ। जी हाँ, इसको हम जंतु के अंतर्गत ही रख सकते हैं, तो एनिमल ही हुआ समझिए। ठीक, तो एनिमल के अंतर्गत ही आया, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, व्हिच। क्या फिल करेंगे, व्हिच फिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस इज नो वन ब्लैंक हैज नॉट लॉस्ट अ फ्रेंड। कर लिया, कितने लोगों ने कर लिया। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप बताएंगे कितने लोगों ने कर लिया। चलिए यहां देखिए, देयर इज नो वन। नो वन क्या है, एक प्रकार का क्या है, पर्सन है। और उसके बाद देखिए हैज क्या है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब और पर्सन के बीच में भरा जाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन आप मुझे बताएंगे कौन होगा, हु होगा। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, हु भरेंगे। देखिए एक छोटी सी कहानी हमको याद आ गई, बता देता हूँ आपको। एक बार क्या था, एक कौवा था, ठीक, एक पंछी था जो कि अपने बच्चों को कुछ सिखा रहा था। ठीक, वो ये बता रहा था कि अगर, कौवा ये बता रहा था अपने बच्चों को कि अगर कोई व्यक्ति नीचे झुके तो तुम तुरंत उड़ जाना। लास्ट शिक्षा उन दोनों के बीच में चल रही थी। तो कौवे ने कहा कि ये अंतिम शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं, इसके बाद तुम उड़ने के लिए योग्य हो जाओगे, एबल हो जाओगे उड़ने में। तो कौवे ने कहा ठीक है बताइए। तो कौवे ने यही बात कही कि यदि कोई भी व्यक्ति, पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति नीचे झुकता है, नीचे झुकता है तो तुम तुरंत उड़ जाना। तो उसने कहा क्यों। तो कौवे ने ये कहा कि ये हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यक्ति हो वो नीचे उठ करके कोई पत्थर उठा रहा हो और पत्थर से तुमको मारेगा। तो कौवे ने कहा अच्छा ऐसा है। तो उसी में से, उन्हीं के बच्चों में से एक और जो कौवा था, उसने क्या कहा कि पिताजी क्या वो नीचे झुके तभी उड़ूं, क्या मैं उससे पहले नहीं उड़ सकता हूं, क्या पता उसके हाथ में पहले से ही पत्थर हो, वो झुके ना उससे पहले भी मार दे।
तो उसी समय कौवे ने कहा तुम्हारी शिक्षा एकदम से पूरी होगी, अब तुम उड़ने के योग्य हो। कहने का मतलब क्या कि कोई आपको क्या बता रहा है उस पर निर्भर नहीं करता, आप अपने दिमाग को लगाइए। यहां देखिए कौवे ने एक दिमाग लगाया है कि क्या पता हो सकता है वो झुके पत्थर उठाने के लिए, और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पत्थर को जो उठाने के लिए झुके ना उसके पास ऑलरेडी पत्थर हो, तब भी तो वो मार सकता है। इसलिए उसने कहा कि हमें हमेशा किसी व्यक्ति को देखने मात्र से ये लगना चाहिए कि वो मुझे मारने आ रहा है या मुझे लाड प्यार करने आ रहा है। तो इसी तरह से कौवे ने अपनी शिक्षा को पूरी की। तो कुल मिलाकर के निचोड़ ये बनती है कहानी की कि डिपेंड ये नहीं करता कि कौन क्या पढ़ा रहा है, डिपेंड ये करता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ रहे हो। आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो कि आप उसको पढ़ने में थोड़ी सी मजाक कर रहे हो। तो अगर मजाक आप कर रहे हो तो वो चीजें आपके दिमाग में कभी भी नहीं आने वाली हैं। और वही चीज आप बहुत ही अच्छे तरीके से, टीचर कुछ बताए, अगर टीचर आपको का बोलना सिखा रहा है तो आप खा बोलने की कोशिश करो, इसी को कहते हैं पढ़ाई। लेकिन अगर टीचर आपको का बता दे, बस आप उस का पे हटके रहो, आप जिंदगी भर का ही पढ़ते रहो, का के आगे खा के बारे में ना जानो, तो ये आपकी पढ़ाई नहीं हुई। टीचर अगर आपको का बताता है तो आप खा बोलने का प्रयास कीजिए, इसी को क्या कहते हैं पढ़ाई। तो कहने का मतलब क्या, अगर मैं कोई चीज आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आप उससे आगे चलने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि आप सफल हो जाए, हो सकता है क्या टीचर बहुत ही ज्यादा सेंसिबल होते हैं, टीचर से भी ज्यादा सेंसिबल कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो टीचर होता है वो किसी एक सब्जेक्ट में ही अपने आप को बहुत ही अच्छा कर सकता है, ठीक। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो सारे सब्जेक्ट को देखते हैं। तो कौन सही हुआ, टीचर या स्टूडेंट? जी हाँ, आप कहोगे क्या, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए क्या, मेरे साथ आप पार्टिसिपेट कीजिए। मैं अगर कोई चीज बताऊं तो उसके आगे करने का प्रयास कीजिए, ठीक। तो इसी को कहते हैं क्या, पढ़ाई। अब आइए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ही हैज अ डॉटर ब्लैंक ही लव्स वेरी मच। क्या सेंटेंस आ गया, ही हैज अ डॉटर, उसके बाद डॉट डॉट, ही लव्स वेरी मच। डॉटर क्या, पर्सन, ठीक। और ही क्या, डिफरेंट सब्जेक्ट, क्या भरा जाएगा, जी हाँ बहुत सही कहा आप लोगों ने, हुम भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट और पर्सन के बीच में हुम को फिल करते हैं। ब्रिंग मी द लेटर्स, लेटर्स आपने देखा, बस आपके दिमाग में घंटी बजी और आपने क्या लगा दिया इसमें, व्हिच। क्यों लगा दिया भाई, व्हिच आपने क्यों प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि लेटर क्या है, थिंग है, और थिंग के बाद हम क्या लगाते हैं, हमेशा व्हिच लगाते हैं। ब्रिंग मी द लेटर्स व्हिच द पोस्टमैन लेफ्ट। तो आई आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और सेंटेंस को हम थोड़ा सा बहुत और समझ लेते हैं, जिससे कि आपकी और भी जो एक्सरसाइज हो वो और ज्यादा हो और आपके जो डाउट्स हो वो और ज्यादा क्लियर हो। तो आइए इसको तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। आइए चलते चलते कुछ और एक्सरसाइज को हम लोग कर लेते हैं। देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है, यू ब्लैंक और माइटी शुड बी मर्सीफुल। यहां पे ध्यान दीजिए, जो आपका यू है वो क्या है आपका, ये कौन सा इंसिडेंट है, या आपका इंसिडेंट कौन सा है, पर्सन है। ये क्या है आपका, पर्सन है। अब आगे क्या दिया गया, हेल्पिंग वर्ड। अच्छा थर्ड सेंटेंस में भी हम देख लेते हैं क्या दिया गया है, हेल्पिंग वर्ड। अर्थात हेल्पिंग वर्ड दोनों में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्पिंग वर्ड और पर्सन के बीच में क्या लगाते हैं, हु का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट दिया गया होता तब भी हम हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही लगाते। तो हमको ध्यान देना होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों जगह हेल्पिंग वर्ब है तो हम लोग हु ही लगाएंगे। लेकिन अगर डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो हम सेंटेंस को पहले बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तब उसका हम हु या हुम में प्रयोग करेंगे कि क्या हमको प्रयोग करना है। द मैन, मैन आपका क्या है, जी हाँ मैन आपका क्या है, ये आपका पर्सन है। और पर्सन ब्लैंक के बाद क्या यहाँ पे है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ भी क्या आपका हेल्पिंग वर्ब ही है, दोनों जगह आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो पर्सन और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या यूज करते हैं, जी हाँ हु यूज करते हैं, तो हमने हु यूज किया। आगे देखते हैं, दिस इज द हॉर्स। हॉर्स क्या है, ये एनिमल है। ये क्या है, एनिमल है। और एनिमल होने की वजह से इसके आगे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, जी हाँ व्हिच का प्रयोग हम करेंगे। आगे देखते हैं, द गर्ल, द गर्ल उसके बाद ब्लैंक है, इज कैरिंग द बास्केट इज माई क्लासमेट। आप लोग करने का प्रयास कीजिए, जी हाँ जी बहुत अच्छे करते रहिए। क्या करेंगे आप, इसका क्या सही करेंगे, चलिए आइए अब हम देखते हैं। तो गर्ल क्या है, पर्सन है।
और इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, अर्थात दोनों साइड में हेल्पिंग वर्ब है, तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। क्या लगा देंगे, जी हाँ क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। आगे क्या, द मैन ब्लैंक हैड चीटेड मी वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। चलिए कीजिए, देखते हैं इसमें क्या आप भरेंगे। जी हाँ आपने बहुत सही देखा। देखिए यहाँ पे मैन आपका क्या है, मैन आपका पर्सन है और हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब और पर्सन के बीच में भरा जाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, हु होगा। तो यहाँ हम क्या भर देंगे, हु। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो इसी के साथ आज के जो वीडियो है इसकी एंडिंग होती है। तो आज मैंने आपको बताया क्या कि व्हिच का प्रयोग, व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया कि अगर थिंग्स और एनिमल नेम होगा एंसीडेंट के रूप में, ठीक, एंसीडेंट के रूप में क्या होगा, थिंग्स या एनिमल, तो उसका क्या यूज करेंगे, व्हिच का यूज करेंगे। हुईवर का मैंने बताया जब एंटीसीडेंट ना हो और आगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो तो हुईवर, और जब एंटीसीडेंट ना हो और आगे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की बजाय क्या हो, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो हुमीवर। उसके बाद मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि पर्सन और डिफरेंट सब्जेक्ट होगा तो उसके बीच में हुम, और पर्सन और अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा तो उसमें क्या भरेंगे, हु। और एक बेहद खास बात जो मैंने आपको बताई कि आप देखिएगा जिसमें तीन भाग में कोई सेंटेंस डिवाइड हुआ हो तो उसका हम बहुत ही ध्यानपूर्वक उस सेंटेंस का पहले हम निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि क्या कैसे दिया गया, उसके बाद ही हम हुम या हु का यूज करते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज मैंने आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। आगे भी मैं आपको और ढेर सारे रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, जैसे व्हाट का यूज कहाँ करते हैं, डैट का यूज कहाँ करते हैं, हुज का यूज कहाँ करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, बट का यूज कहाँ करते हैं, तो ये और भी जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस बचे हैं उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही बस। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एंड तक आप लोग वॉच कीजिए, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। इसी के साथ आज की वीडियो की एंडिंग होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ की जो अपलोडिंग की नोटिफिकेशन है वो आपके यूट्यूब इनबॉक्स में मिलती रहे। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।